हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं देवेश मोहन सर, जो कि यूपीएसआई में 2016 की वैकेंसी में 29 रैंक के साथ सेलेक्ट हुए थे। तो सर से जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक यूपीएसआई एस्पिरेंट के लिए, साथ में सर ने किन चीज़ों को फॉलो किया कि आज सर एक एसआई इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। मेरा नाम देवेश मोहन है। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक की हुई है। बीटेक हुई है मेरी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ मैं। और उसके बाद मैंने बीटेक करने के बाद मैंने HCL में मेरी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट हुई थी, तो मैंने 6 महीने मेरे पास मैंने HCL में काम किया हैदराबाद। उसके बाद मैं यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मैंने तैयारी करना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया 2015 से, और 2015 से लेके 2017 तक मेरी प्रिपरेशन चली है। और 2016 जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम आया तो मैंने 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ 2017 दिसंबर में, तो वो मैंने एग्ज़ाम 2017 में दिया। और हमारी ट्रेनिंग हुई PTS मुरादाबाद में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुरादाबाद में। तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अब आपके सामने हूँ। ओके, सो सर आपको कब लगा कि आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए, यूपीएसआई की तैयारी तो मेरे जहन में कभी नहीं थी कि मैं कोई स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँगा या किसी कोई स्पेसिफ़िक, क्योंकि जब भी कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है तो उसके माइंड में उसका गोल ज़रूर रहता है कि मेरे को एक अच्छी प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट जॉब लेनी है। लेकिन आजकल इतना कंपटीशन है कि कोई ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि मैं इस एग्ज़ाम में PCS में, UPSC में या किसी वनडे एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो मेरी भी यही स्ट्रेटेजी थी। शुरुआत में मेरा फोकस था SSC CGL की तरफ। तो SSC CGL के लिए मैंने 2015 से प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2015 में मैंने SSC CGL दिया, किसी कारणवश मेरा नहीं हुआ। 2016 में मैंने अगेन दिया, वहाँ भी मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो गया। 2017 में मैंने CGL भी दिया, UPSI भी दिया, और मेरा रुझान, क्योंकि 2 साल से मैं फेलियर देख रहा था, तो मेरा रुझान बैंकिंग की तरफ भी हुआ। तो मैंने बैंकिंग के भी कई एग्ज़ाम्स दिए। जब UPSI 2017 में मैं दे रहा था तो उस टाइम मेरा IBPS मेंस था, PO मेंस था, IPS क्लर्क मेंस था, जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ UPSI का एग्ज़ाम देते हुए। ओके, तो सर आपने SSC CGL के साथ UPSI की भी प्रिपरेशन की, तो सर इसमें क्या डिफरेंट है? जैसे कि कोई और अगर वनडे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन की बात करें, जैसे कि SSC हो गया या फिर और जैसे छोटे मोटे होते हैं एग्ज़ाम ग्रुप D वगैरह के भी, तो क्या सर इनमें ज़्यादा डिफरेंट होता है SSC CGL और UPSI वगैरह में? देखिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की हम बात कर लें, चाहे IBPS की बात कर लें, वनडे एग्ज़ाम से मेरा मतलब है जिसमें ज़्यादा फेजेज़ नहीं है, 1 या 2 फेजेज़ हैं। चाहे IBPS हो, चाहे SSC हो। तो कोई भी हम वनडे एग्ज़ाम की बात करें, चाहे SSC CGL की बात करें, चाहे SSC CHSL की बात करें, चाहे BPS की बात करें, चाहे UPSSSC की बात करें, तो इसमें मेन स्ट्रेटेजी जो रहती है वो एक्चुअली कंसेप्चुअल उतना इनमें डाटा नहीं आता है, कंसेप्चुअल उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितना फैक्चुअल डाटा आता है। तो फैक्चुअल के लिए एक्चुअली फैक्चुअल पे फोकस भी करना चाहिए। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के हम प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और सबसे मेन स्ट्रेटजी इसमें मैं मानूंगा कि आदमी को अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए। मान लीजिए जैसे मेरा GS स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा जब GS अच्छा है तो मैं GS में उतना कम टाइम देके मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा अपना टाइम दूं या अपनी ज़्यादा एफर्ट दूं बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ। तो मेनली इसमें यही फोकस रहना चाहिए कैंडिडेट्स का कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे लिए है कि कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहना चाहिए एग्ज़ाम से, वनडे एग्ज़ाम देते हुए। क्योंकि अगर आपके अंदर 1% भी ये है कि मैं इस एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, या क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है वनडे एग्ज़ाम्स में टाइम की। आपको 60 मिनट में या 2 घंटे में आपको 150, 120, 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कैंडिडेट आपसे आगे जाने की मतलब तैयारी कर रहा होता है, या आपसे आगे निकलने के लिए कंपटीशन में है। तो बस आदमी को अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए, कैंडिडेट को अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए, और उसी के अनुसार उसको प्लानिंग करनी चाहिए। तो सर एक्चुअली अभी तक मैंने अपने चैनल पर UPSI से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप UPSI की थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएं, कितने मार्क्स का होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस, ज़्यादा नहीं। देखिए, UPSI में एक्चुअली 160 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस इन ईच 40 क्वेश्चन के 4 भाग होते हैं।
4 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन हिंदी का रहता है, एक सेक्शन जीएस का रहता है, एक सेक्शन मैथ का रहता है और एक सेक्शन रीजनिंग का रहता है। तो 40-40 के 4 सेक्शन रहते हैं, 160 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो 400 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें फर्स्टली आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है फेज़ 1 में, जो कि 160 क्वेश्चन का जैसे मैंने आपको बताया वो होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DVPST होता है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स की आपके जो एकेडमिक्स के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई किया जाता है और आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, बॉयज़ के लिए आपकी चेस्ट कितनी है और गर्ल्स के लिए उनका वेट कितना है, उनकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। ओके, सो सर जब आपने देखा कि SSC CGL वगैरह के एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और फिर जब आपका UPSI में हो गया, तो सर उस टाइम के क्या फीलिंग्स थी अगर हम देखें तो? देखिए SSC में मैंने 2015 में भी दिया, जैसे मैंने आपको बताया, 2016 में भी दिया, 2017 में भी दिया। तो मेरा SSC CGL में ज़रूर नहीं हुआ, लेकिन SSC CHSL में मैं 2015 में भी सिलेक्टेड था, 2015 में भी था, 2017 में था। तो 2017 में मैंने ज्वाइन कर लिया था SSC CHSL के थ्रू, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था। 1-1.5 साल मैं वहाँ कार्यरत रहा। उसके बाद इस दौरान UPSI का मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था ऑलरेडी 2017 में दिसंबर में। तो इसका रिज़ल्ट जारी हुआ 2019 फरवरी के महीने में जब जारी हुआ और हम लोग ट्रेनिंग के लिए हमें लेटर आया जून में। तो जून जुलाई में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिज़ाइन किया और फिर मैंने PTS मुरादाबाद, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुरादाबाद में अपनी 1 साल की ट्रेनिंग शुरू की। ओके, सो सर जब आप ट्रेनिंग करने के बाद अब जॉब में जाओगे, तो सर उस टाइम पे आप क्या काम करने के सोच रहे हो? क्योंकि सर अगर यूपी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करप्शन है और पुलिस वालों को थोड़ा सा एक 2 नज़रियों से देखा जाता है, एक अच्छे नज़रिए से भी देखा जाता है, एक बुरे नज़रिए से। तो सर आप किस तरीके से इस नज़रिए को या परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करोगे? देखिए, डिपार्टमेंट में एक सब इंस्पेक्टर की जो बेसिकली जॉब है वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन की है, विवेचना की है। लेकिन अगर हम एक समाज के सुधारने के नज़रिए से देखें तो काफ़ी स्कोप है इसमें। अगर कोई समाज के लिए कुछ काम करना चाहता है, कोई समाज के लिए समाज को बदलने का कोई प्रयास करना चाहता है, तो सब इंस्पेक्टर की जॉब उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है मेरे हिसाब से। आप नए लोगों से रोज़ मिलते हैं, गरीब तबके के लोगों से भी मिलते हैं और हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो आपको हर वर्ग को न्याय दिलाना पड़ता है। क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिख दिया या जो इन्वेस्टिगेशन की, उसी के बिहाफ पे वो चार्जशीट, हाँ वही चार्जशीट कोर्ट में भी जाती है। तो देखिए, और रही गलत फेज़ की और सही फेज़ की बात, तो समाज में भी आप देखेंगे कि एक अच्छे तबके के भी आदमी होते हैं, एक बुरे तबके के भी आदमी होते हैं। तो ऐसा ही डिपार्टमेंट में भी है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, कुछ ख़राब लोग भी हैं जो हर जगह होते हैं। तो लेकिन बेसिकली पिछले कई सालों में इस पर जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो IPS हों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स हों, चाहे वो कांस्टेबल्स भी हों, तो उनका नज़रिया अलग है, वो उनका काम करने का तरीका अलग है, वो उतनी डेडिकेशन से काम भी कर रहे हैं। और आप आजकल देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे कि जैसे कि कोविड के टाइम पे कितनी इन्होंने एक हेल्थ वर्कर्स के रूप में कितनी मतलब सहायता की लोगों की। सभी लोग अपने घर पर थे तो ये लोग काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये लोग वही हैं, इन्होंने मतलब जब सारे लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हो गए, तब यही पुलिस के लोगों ने, डिपार्टमेंट के लोगों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, ये सारे लोगों ने जा के लोग जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनको भी जा के उनकी सहायता की, है ना। तो हर तरीके के लोग हैं समाज में भी और डिपार्टमेंट में भी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो जिस तरीके के अब सिलेक्शंस हो रहे हैं, हर कैंडिडेट एक से एक अच्छा कैंडिडेट आ रहा है इसमें, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, तो वो ज़रूर इस दिशा में वो सारे लोग समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो सर आपने जब फर्स्ट टाइम ये यूनिफॉर्म पहनी थी तो उस टाइम की क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि SI वगैरह बनना चाहते हैं या फिर कोई भी वर्दी हो, उसका एक पहनने का अलग ही फीलिंग्स होता है। तो सर आपको किस तरीके से फील? तो देखिए, जब पहली बार आप वर्दी पहनते हैं तो ज़रूर गर्व तो महसूस होता ही अपने आप में। जब इन कंधों पे सितारे लगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं खुशी होती है। तो मुझे भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा जब मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा था और मुझे बेल्ट की जॉब मिली। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे खुद गर्व हुआ, मेरे परिवार को भी गर्व हुआ, मेरे समाज को भी, मेरे गांव को भी गर्व हुआ मेरे पास। और सबसे अच्छी बात कि मैं इसमें एक अच्छी रैंक ला पाया, मेरी 29 रैंक है जैसा कि आपने बताया।
तो मेरी 29 रैंक है और मेरे ज़िले में मेरी फ़र्स्ट रैंक है। मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैनपुरी में मेरी फ़र्स्ट रैंक है और ऑल ओवर यूपी मेरी 29 रैंक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी गर्व महसूस हुआ। ओके, सो सर, अगर हम आपके रिसोर्सेज की बात करें कि आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और कौन कौन सी ऐसी साइट्स या फिर क्या चीज़ें थी जिनके ज़रिए आप, या यूँ कहें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हो गया या बुक लिस्ट हो गई। देखिए, जब भी आप किसी वनडे एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए या आपका मोटिव होना चाहिए कि आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने बेस को मजबूत करें। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएसई हो क्यों ना हो। तो आपको उसके लिए जो कुछ कंसेप्चुअल बुक्स हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए फिट बुक्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। लाइक वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मैं घटना चक्र और ल्यूसेंट को मानता हूँ कि एक बार कैंडिडेट इससे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे भी, और बहुत सारी क्विज़ेस हैं। आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों की, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी। सो सर, अगर लूसेंट की बात करें तो वनडे एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर बात की जाए, और कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इसकी रिवीजन की बात करें तो वनडे एग्ज़ाम के लिए कितना रिवीजन करना चाहिए? देखिए, मैं अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए क्योंकि देखिए हर किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है और हर किसी कैंडिडेट को पता होता है कि उसमें कितनी क्षमता है। तो अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं मानता हूं कि 6 महीने मोर देन इनफ हैं। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये रहना चाहिए कि आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। करंट अफेयर्स, आप डे टू डे क्या हो रहा है आसपास आपके देश में, क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप मेरा कहने का मतलब इतने इंटेलेक्चुअल होने चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता हो। दूसरी चीज़, जीएस आपकी, मैं नहीं कहता कि आपकी यूपीएससी या यूपीपीसीएस जितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन एक लेवल तक आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्ज़ाम आ गया और आप उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो 6 महीने मेरे हिसाब से लगते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके, तो सर, अभी देखा जाए तो हाल ही में यूपीएसआई के फॉर्म्स वगैरह निकले हैं, तो बहुत सारे जो नए एस्पिरेंट होंगे वो तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो उनको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, या फिर अपनी जर्नी को यूपीएसआई की किस तरीके से लेकर चलना चाहिए? देखिए, अभी 1 अप्रैल से फॉर्म आ रहे हैं और अराउंड 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे यूपीएसआई की, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वनडे एग्ज़ाम की, एसएससी सीजीएल वगैरह की, और किसी कारणवश उनका वहाँ नहीं हो पाया होगा तो वो इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि अराउंड 3 टाइम्स पोस्ट हैं इस बार, 9500 अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट आई हैं सब इंस्पेक्टर्स की, जिसमें से मैक्सिमम सिविल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, और बाकी पीएसी की भी हैं कुछ, और कुछ फायर सर्विसेज की भी हैं। तो इन तीनों को मिला के लगभग 9500 पोस्ट हैं। और जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है कि उनको किस तरीके से स्ट्रेटेजी अब अपनी फॉलो करनी चाहिए, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है वो पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना चुका होगा और अपनी तैयारी उसकी चल रही होगी। तो अब उसको ये फॉलो, एक्चुअली अब 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, और अराउंड जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मई या जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और सारी फॉर्मेलिटीज़ दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा निकाला है यूपी पीआरपीबी ने, और सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो दिसंबर 2021 तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। रही कैंडिडेट्स की बात, तो अब उनको कोई नई चीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा ट्राई ना करके अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी को बैक करना चाहिए, और उन्हीं पे फोकस करें। ज़्यादातर इसमें जीएस है जो थोड़ा चैलेंजिंग पोर्शन है, क्योंकि इसमें थोड़ा आईपीसी और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी थोड़ा आता है, पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजनिंग भी हम देखेंगे तो रीजनिंग भी, अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखें तो रीजनिंग भी बैंकिंग का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है, और इस बार एग्ज़ाम भी टीसीएस कंडक्ट करा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे वो बैंकिंग का कंडक्ट कराती है स्मूथली, और सीजीएल का एसएससी का कंडक्ट कराती है, उसी तरीके से यूपीएसआई का भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और जिन कैंडिडेट्स को इनमें सिलेक्शन लेना है वो बस अपनी तैयारी जारी रखें।
अपने स्ट्रेंथ्स को बैक करें, कॉन्फिडेंट रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंट। जहाँ तक मैं खुद को मानता हूँ, तो जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मैंने कोई मेरी खास प्रिपरेशन थी नहीं, मैं सच कहूँ तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी कोई खास प्रिपरेशन थी नहीं इसके लिए। मैं एसएससी सीजीएल और बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा था उस टाइम 2017 में। लेकिन जब भी मैं इसको एग्ज़ाम को देने गया तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि हाँ, मुझे जो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मुझे किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, मुझे क्वेश्चन मतलब पूरे पेपर के दौरान मुझे एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि क्योंकि 2-3 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 2 साल से लगभग, तो मुझे इतना तो विश्वास था खुद पे कि हाँ, मैं अगर इसमें ठीक ठाक अगर मेरा दिन रहा, सही रहा और मैंने स्ट्रेंथ को बैक किया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने फॉलो किया। मैंने अराउंड 2 आवर्स के एग्ज़ाम में मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और मैं किसी क्वेश्चन पे मैंने ये सोच रखा था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे अटकाता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। और तो काफ़ी अच्छा भी रहा मेरे लिए। 160 में से मेरे 124 क्वेश्चन सही थे एंड आई हैव गॉट रैंक 29 इन दिस एग्जाम। ओके, सो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो सर वो डरते हैं कहीं ना कहीं मैथ्स से, तो उनको किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इतनी टफ़ आती है या फिर कोई कंसेप्ट बेसिस पे आती है। एक्चुअली आपको बस जो ट्रिक्स हैं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए नीचे, ठीक है, तो आपके लिए बस ये तरीका आपको मैटर करता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कम से कम टाइम में। तो जो मैथ्स से बैकग्राउंड नहीं है जिन कैंडिडेट का, वो उन्हें भी इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने, क्योंकि इसमें 35% इस बार क्राइटेरिया चेंज किया है। फिर पिछली बार क्राइटेरिया था कि आपको 50% हर सब्जेक्ट में लाने ही लाने हैं, लेकिन इस बार 35% कर दिया है घटा के, कि इसी को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो उस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और इस एग्ज़ाम में आके वो कैसे 50% स्कोर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो 35% का क्राइटेरिया रखा हुआ है उनके लिए। तो जिनका नहीं है, मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो बाकी अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, हिंदी पे फोकस करें। हिंदी काफ़ी ठीक हिंदी आती है और काफ़ी स्कोरिंग भी है हिंदी। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे सबसे कम मार्क्स हिंदी में ही थे। लेकिन बाकी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 में से 38 क्वेश्चन भी ठीक किए हैं हिंदी में। तो हिंदी में फोकस करें, रीजनिंग पे फोकस करें, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और क्योंकि पैटर्न तो चेंज नहीं होना है, पैटर्न तो वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे जैसे पिछली बार आए थे। बस जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करें और ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की देखें, प्रीवियस ईयर्स में देखें। और भी जो यूट्यूब्स पे बाकी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी जितनी भी वीडियो हैं यूट्यूब पे, वो देखें कि किस ट्रिक से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जॉब काफ़ी चैलेंजेस होते हैं इस जॉब में, तो सर एक गर्ल्स के हिसाब से अगर देखें तो कितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो मेल और फीमेल के लिए बराबर ही हैं। जितने ज़्यादा चैलेंजेस एक मेल एस्पिरेंट को हैं, एक मेल सब इंस्पेक्टर को हैं, उतने ही चैलेंजेस एक फ़ीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए भी हैं, क्योंकि उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन ही करनी है इन द एंड और कानून व्यवस्था संभालनी है। जो भी जॉब होती है एज सब इंस्पेक्टर, वो सारी चीज़ें करनी है उन्हें भी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी गर्ल्स एस्पिरेंट का रुझान सब इंस्पेक्टर जॉब की तरफ हुआ है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे की जॉब है और एक अच्छी जॉब मानता हूँ मैं, 2 स्टार जॉब है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। वो भी अपनी स्ट्रेंथ को बैक करें। ये ना सोचें कि ये तो सब इंस्पेक्टर की जॉब है, इसमें मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी या मैं कैसे आगे जा पाऊँगी, फैमिली को कैसे संभाल पाऊँगी। ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो लाइफ में रहते ही हैं। हाँ, चाहे वो आप किसी भी जॉब में देख लीजिए, चाहे आजकल प्राइवेट जॉब्स में भी, वर्क फ्रॉम होम में भी लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। तो सेम, और जो पुलिस का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। उतनी सहूलियतें जो प्राइवेट जॉब में रहती हैं, उतनी सहूलियतें एक फ़ीमेल सब इंस्पेक्टर को भी दी जाती हैं हमारी जॉब में, इस जॉब में। तो वही है, सेम चैलेंजेस हैं दोनों के लिए। ओके, तो सर अगर हम बात करें, जब आप ट्रेनिंग पे थे तो ट्रेनिंग के दौरान किस तरीके की चीज़ें होती थी साथ में? अगर कोई ऐसा यूनिक वाक़या हुआ हो तो वो भी शेयर करें सर। देखिए, ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी जर्नी का, वो है ट्रेनिंग, और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। तो
हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। हमारी बैचमेट्स हैं, एक एक सेंटर पे 700 800 कैंडिडेट्स ट्रेनिंग करते हैं, हम साथ में रहते हैं और रोज़ अलग अलग तरीके के वाक़या होते हैं। बैठा जाता है, चाय पी जाती है, हंसी मजाक किया जाता है। खैर इन चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम कम मिल पाता है लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्क रहता है। सुबह 5 बजे से लेके अराउंड शाम को भी 6 साढ़े 6 7 बजे तक, तो कम टाइम मिल पाता है। लेकिन स्टिल जब भी टाइम मिलता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट रहते हैं। ओके, तो सर आगे हम बात करें, जैसे आप अभी UPSI हो, इसके अलावा क्या आपके और कोई फ्यूचर प्लान हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब को लेकर? देखिए, हर कैंडिडेट चाहता है कि एक्चुअली एक जॉब सिक्योर करने के बाद किसी और जॉब की भी प्रिपरेशन करें। तो मेरा भी एम है कि अगर मुझे इतना टाइम मिला मेरे लिए सब इंस्पेक्टिव जॉब में रहते हुए, तो मैं आगे UPPCS या UPSC की तरफ भी डेफिनेटली, अगर मेरा टाइम अलाउ कर पाया, मुझे जॉब में रहते हुए मेरा टाइम अगर अलाउ कर पाया तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। ओके, सो सर अगर हम बात करें जो नए एस्पिरेंट हैं, खासतौर पे क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स वगैरह निकले हुए, तो काफ़ी जोश हाई रहता है इस टाइम पे, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे? देखिए, अपने जोश को हाई रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, रनिंग पे भी, क्योंकि ये रनिंग ऐसी चीज़ है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आती है कभी भी। जो भी आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कीजिए, रनिंग वगैरह कीजिए। और क्योंकि इसमें बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है इन 28 मिनट्स एंड अराउंड गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की इन 16 मिनट्स। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं हो पाएंगी कि आप सिर्फ तैयारी करते रहो और आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई। मैंने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे जिनकी मुझसे भी अच्छी रैंक थी, बट वो फिज़िकल नहीं क्लियर कर पाई किसी भी कारणवश, चाहे वो इंजर्ड हो गए, चाहे उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया उतना। तो मैं सभी को, बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, मैं सभी को यही राय देना चाहूँगा, यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ एक आधा घंटा अपने शरीर के लिए भी निकालें, अपनी बॉडी के लिए भी निकालें, और रनिंग ज़रूर करें और योगा ज़रूर करें। ओके, सो सर थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के हमें दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि सर ने इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताया कि उन्होंने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था, क्या स्ट्रेटजी रही और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, और सर ने कब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वायरीज़ होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।